नमस्कार। अगर भारतीय लोकतंत्र को समझना है तो किताबों से नहीं, जमीन से समझना होगा, बिल्कुल ग्रासरूट्स लेवल पर। तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम एक सफर पर चल रहे हैं, बिहार की एक विधानसभा सीट कल्याणपुर की कहानी में। यह सिर्फ नतीजों का विश्लेषण नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक कोशिश है वहां के लोगों की उम्मीदों को, उनकी चुनौतियों को और उनके राजनीतिक विकल्पों को समझने की। तो सवाल ये उठता है कि भारत के दिल में, जिसे हम हार्टलैंड कहते हैं, वहां एक राजनीतिक जनादेश, एक मैंडेट आखिर तय होता कैसे है। देखिए, ये कहानी सिर्फ वोट परसेंटेज की नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो ये है हमारी कहानी का केंद्र, कल्याणपुर विधानसभा सीट नंबर 16, पूर्वी चंपारण जिला, बिहार। हमारा पूरा फोकस बस इसी एक जगह पर रहेगा। क्यों? ताकि हम उन छोटी छोटी बारीक चीजों को पकड़ सकें जो अक्सर बड़े बड़े राजनीतिक नतीजों की वजह बनती हैं। अब देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझना है ना, तो पहले उसकी मिट्टी को, उसकी आत्मा को समझना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले कल्याणपुर की जमीन, वहां के लोगों की जिंदगी, उनकी रोजमर्रा की जद्दोजहद, उसको महसूस करते हैं। क्योंकि राजनीति वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से ही तो निकलती है। बात ऐसी है कि कल्याणपुर की अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी खेती पर टिकी है और उसकी जान है गंडक नदी। लेकिन यही नदी हर साल तबाही भी लाती है, बाढ़ के रूप में। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो हर साल लौट कर आती है। ये बाढ़ सिर्फ फसलें नहीं, लोगों की उम्मीदें भी बहा ले जाती है। अब जरा यहाँ के सामाजिक ताने बाने को समझिए, बहुत उलझा हुआ है। जाति की जड़ें काफी गहरी हैं, कोई लोकल इंडस्ट्री है नहीं, तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन मतलब आर्थिक ठहराव एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? युवाओं पर। वो बेचारे नौकरी की तलाश में दिल्ली जैसे बड़े शहरों की तरफ भागने को मजबूर हैं। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यहाँ का सबसे बड़ा, सबसे सुलगता हुआ मुद्दा युवाओं की बेरोजगारी है। तो ठीक है, हमने कल्याणपुर की जमीनी हकीकत, उसकी सामाजिक बुनावट को समझ लिया। अब आते हैं उन आंकड़ों पर जो 2025 के चुनाव की कहानी कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये बड़े बदलाव के साफ साफ संकेत हैं। सबसे पहले इस नंबर पर नजर डालिए, 72.64%। ये था 2025 के चुनाव का वोटर टर्नआउट। जबरदस्त मतदान, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उछाल था और यही था इस चुनाव में बड़े बदलाव का पहला इशारा। और नतीजा? जीत का अंतर था 15,568 वोटों का। एक तरफा जीत कह सकते हैं। इसने सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल के रख दिया। लेकिन असली कहानी यहां छिपी है। 2020 के मुकाबले वोटिंग में 10.12% का उछाल आया। सोचिए, 10%। यही वो नंबर है जिसने पूरे चुनाव का खेल पलट दिया। अब हमें यही समझना है कि ये नए वोटर्स कौन थे और आखिर गए कहां। ये देखिए, ये वोट शेयर का चार्ट है। नतीजा साफ है। बीजेपी को मिले 47.82% वोट, आरजेडी को 39.46%। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोटर टर्नआउट बढ़ा था, वो सारा का सारा एक ही तरफ चला गया, जीतने वाले के पक्ष में। तो इन सब आंकड़ों का मतलब क्या निकालें? चलिए अब इस जनादेश की चीर फाड़ करते हैं, इसका एनाटॉमी देखते हैं। हम जो सामाजिक हकीकत हमने पहले समझी, उसको इन चुनावी आंकड़ों से जोड़कर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नतीजा आखिर आया तो आया कैसे। कल्याणपुर का चुनावी इतिहास देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। 2015, 2020, फिर 2025, तीनों चुनावों के नतीजे एक ही बात कहते हैं। यहाँ के वोटर हर बार इनकम्बेंट विधायक को, मतलब जो पावर में है, उसे हरा देते हैं। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक नियम सा बन गया है। और आरजेडी की सबसे बड़ी मुश्किल इस स्लाइड में साफ साफ दिख रही है। 2020 में उन्हें मिले करीब 73,000 वोट और 2025 में लगभग उतने ही। सोचिए, वोटिंग 10% बढ़ गई, लेकिन उनका वोट बैंक वहीं का वहीं खड़ा रहा। इसका सीधा मतलब है कि जो नए वोटर आए वो उनके पास आए ही नहीं, वो उन्हें अपनी तरफ खींच ही नहीं पाए। तो हार की बड़ी वजहें क्या रहीं? चलिए गिनते हैं। पहली, टर्नआउट एसिमेट्री, मतलब जो नए वोटर्स आए वो सब एक ही पाले में चले गए। दूसरी, वोट फ्रैगमेंटेशन, यानी वोटों का बंटवारा। जन स्वराज पार्टी जैसी छोटी पार्टियों ने 5,206 वोट काट लिए, जो कि ज्यादातर ईबीसी वोट थे। और तीसरी, आरजेडी का जो कोर मुस्लिम यादव बेस है, वो उन्हें एक मजबूत जमीन तो देता है, पर वही उनकी छत भी बन गया, एक सीमा जिसके पार वो नहीं जा पाए।
तो ये तो हो गई आंकड़ों की, गणित की बात। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि इस तरह का कोई भी विश्लेषण हमेशा हमारे संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। हमारा मकसद एक ही है, एक इन्फॉर्म्ड पब्लिक डिस्कोर्स, एक ऐसी समझदारी भरी बहस को बढ़ावा देना जहां हर आवाज को इज्जत से सुना जाए और हर चुनाव पूरी जिम्मेदारी से किया जाए। ठीक है, तो हमने समस्या को समझ लिया, उसका विश्लेषण कर लिया, लेकिन सिर्फ विश्लेषण का क्या फायदा अगर वो एक्शन में ना बदले। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भविष्य के लिए एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप क्या हो सकता है। ये एक 3 फेज का स्ट्रेटेजिक प्लान है। फेज 1 रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब संगठन को जमीन से दोबारा खड़ा करना। फेज 2 नैरेटिव, मतलब असली मुद्दों पर एक नई कहानी, एक नया एजेंडा बनाना। और फेज 3 एक्टिवेशन, यानी वोटर्स को बिल्कुल प्रिसिजन के साथ, सटीकता के साथ मोबिलाइज करना। पहले फेज में क्या करना होगा? कुछ ठोस कदम, जैसे ब्लॉक कमिटीज में ईबीसी समुदाय से नए लीडर्स को लाना, युवाओं की टीमें बनाना जो घर घर जाकर लोगों की शिकायतें दर्ज करें, और एक शैडो कैबिनेट बनाना, मतलब एक निगरानी टीम जो मौजूदा एमएलए के कामकाज पर पैनी नजर रखे। अब आता है दूसरा फेज, नैरेटिव, यानी कहानी को बदलना। युवाओं के पलायन को मुद्दा बनाकर एक मिसिंग जॉब्स कैंपेन चलाना। जो जीविका दीदियां हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं, उनके जरिए सीधे महिलाओं तक पहुंचना, हेल्थ और लिटरेसी पर बात करना। और जो वोट छोटे दलों के पास चले गए, उन्हें अलायंस पार्टनर्स की मदद से वापस लाना। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी में आ गए हैं और बात सीधी सी है। कल्याणपुर का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि ये रणनीतियां अपनाई जाती हैं या नहीं। उनके सामने अब एक साफ चॉइस है। अगर कुछ नहीं बदला तो वही पुराना चक्कर चलता रहेगा। जाति के हिसाब किताब पर पॉलिटिक्स, वोटों का बंटवारा और लोगों की जो असली समस्याएं हैं उनसे एक गहरा डिस्कनेक्ट। और हां, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। बदलाव का कोई भी रास्ता हो, वो लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान किए बिना अधूरा है। हर तरह का डेटा कलेक्शन, हर तरह का कम्युनिकेशन भारत के जो स्थापित कानूनी ढांचे हैं उनके दायरे में ही होना चाहिए। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या डेटा ड्रिवन एम्पैथी, यानी आंकड़ों पर आधारित सहानुभूति, जो बाढ़ और बेरोजगारी जैसी असली समस्याओं को सुलझाने पर फोकस करे, क्या वो दशकों पुरानी सामाजिक और जातिगत जकड़न की दीवारों को तोड़ सकती है? ये सवाल सोचने वाला है। यदि कोई ऐसा नेता बनना चाहता है जो वास्तव में लोगों पर केंद्रित हो और अपने क्षेत्र में बदलाव लाना चाहता हो, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क किया जा सकता है या 08042041602 पर कॉल की जा सकती है। पर्पस बियॉन्ड